नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भारत में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और इसके कारण, स्वरूप, विफलता के कारण और इसका महत्व, ये सारी बातें जो हैं हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आपने राजस्थान कि 1857 की क्रांति पढ़नी है तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप रीड से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप NCERT भी पढ़ सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम भारत के 1857 की क्रांति की थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए सन 1857 में क्या होता है कि उत्तरी और जो हमारा मध्य भारत है, ठीक है, मध्य भारत, यहाँ पर एक शक्तिशाली जो है जन विद्रोह उठ खड़कता है, ठीक है। और उसने क्या किया, उस जन विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिलाकर रख दी। इसका जो आरंभ होता है वो होता है कंपनी की सेना से, ठीक है। और कंपनी की सेना कौन सी, जिसमें भारतीय सैनिक होते हैं, वहां से तो शुरू होता है, लेकिन जल्दी ही ये व्यापक क्षेत्र के लोगों को अपने आप में समेट लेता है, जिसमें लाखों किसान आ जाते हैं, दस्तकार आ जाते हैं, सिपाही आ जाते हैं। और यकीन मानिए एक साल से जो अधिक का समय है उसमें ये बहादुरी से लड़ते रहते हैं और अपनी जो मिसाल है वो वीरता है और जो बलिदान है उससे उन्होंने भारतीय जनता के इतिहास में एक जो नया चैप्टर है, एक नया अध्याय जो है वो जोड़ दिया। और इसने आगे की जो क्रांति है उसको, जो हमारे भारत की आज़ादी है, उसको एक महत्वपूर्ण जो है राह दिखाई। चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 1857 की शुरुआत जो होती है वो 10 मई 1857 से होती है। देखिए इसके बहुत से कारण थे, प्रशासनिक भी था, आर्थिक भी था, सामाजिक भी था, धार्मिक भी था, राजनीतिक कारण भी था। एक एक करके हम इन सबको लेकर चलेंगे। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को जो होती है, ये कहाँ से होती है? मेरठ से होती है, ठीक है। धीरे धीरे कहाँ पर फैल जाती है? कानपुर में फैल जाती है, बरेली में फैल जाती है, झांसी तक चली जाती है, दिल्ली, अवध और बहुत सारे जो एरियाज हैं वहाँ पर ये क्रांति जो है वो फैल जाती है। क्रांति की शुरुआत किस रूप में होती है? तो अगर हम क्रांति की शुरुआत करें तो ये सैन्य विद्रोह के रूप में होती है, ठीक है। लेकिन समय के साथ इसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है और ये ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में जो है उठ खड़ा होता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो कौन सा था? तो 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। थोड़ी सी बात हम करेंगे जो पीछे आंदोलन हुए हैं 18वीं सदी के जो है 5 दशकों के अंतर्गत। देखिए सन्यासी आंदोलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये उत्तरी बंगाल में हुआ था। ज़्यादा चर्चा डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ इनके नाम देखते चलिए। देखिए 1857 की क्रांति में से पहले जो है देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थी, जिसमें ये आंदोलन जो थे प्रमुख थे, जैसे चुनार आंदोलन है, संथाल है, गोंडस है, खोंडस है, भील आंदोलन है। तो थोड़ा सा इनका नाम देख लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। सन्यासी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? उत्तरी बंगाल में हुआ था। अगर हम चुनार आंदोलन की बात करें तो ये बिहार में और बंगाल में हुआ था, ठीक है। देखिए बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा, ये सारा जो क्षेत्र था ये एक ही था, बाद में ये अलग अलग रूप में हमारे सामने आए हैं, ठीक है। तो चुनार आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था। उसके बाद है मोपला और फराइजी आंदोलन, क्रमशः कहाँ पर हुए थे? मोपला जो आंदोलन हुआ था ये मालाबार में हुआ था। और कैसा आंदोलन था? तो ये किसान आंदोलन था, ठीक है। अगर हम फराइजी आंदोलन की बात करें, ये भी किसान आंदोलन था, लेकिन ये मुस्लिम किसान आंदोलन था, ठीक है। जो फराइजी था ये मुस्लिम किसान आंदोलन था और ये बंगाल में घटित हुआ था। आगे देखिए संथाल विद्रोह जो है ये काफी फेमस हुआ है भारत में। संथाल विद्रोह जो था, और गोंडस और खोंडस जनजातियां जो थी, ये भी जनजाति थी, ये भी जनजातियां थी दोनों,
तो ये जनजातियों के जो विद्रोह है वो क्रमशः कहाँ कहाँ पर हुए हैं? तो संथाल जो विद्रोह हुआ है ये हुआ है आपके बिहार में, और गोंडस और खोंडस जो हुए हैं ये ओडिशा में हुए हैं, जिसको आप उड़ीसा कहते थे वही ओडिशा, अब उसका नाम ओडिशा हो गया है। देखिए ये 19वीं सदी के पहले जो आपके 5 दशक थे, ठीक है, उनमें ये जनजातीय विद्रोह हुए थे, लेकिन इनका जो प्रभाव था वो कैसा था? वो प्रभाव सीमित रहा, ठीक है, पूरे भारत में नहीं फैले, ये आंदोलन का रूप नहीं लिया, छोटे छोटे जो है स्थानीय प्रकृति के रूप में ये आंदोलन रहे, ठीक है, स्थानीय प्रकृति के रूप में ये रहे। लेकिन जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था ये जनव्यापी जो है आंदोलन था। भील आंदोलन ये भी एक स्थानीय आंदोलन की तरह ही रहा, ठीक है, इसकी प्रकृति स्थानीय थी, और ये जो है प्रभाव जो है अपने पूरे भारत में नहीं छोड़ पाया। मध्य प्रदेश में भील आंदोलन हुआ था, ठीक है, ऐसे तो राजस्थान में भी हुआ है, बिजोलिया हुआ है, लेकिन बिजोलिया पूरे भारतवर्ष का पहला आंदोलन था, ठीक है, बिजोलिया। और ये किसान आंदोलन ये पढ़ा चुकी हूं मैं, अगर आपने वीडियो देखनी है तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या रहे? तो देखिए सबसे प्रमुख जो कारण माना जाता है वो गोद निषेध प्रथा, या जिसको कहा जाता है हड़प नीति। किसकी? कौन था इसका कर्ता धर्ता? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी जो था इसके दिमाग की उपज थी, ये जैसे ही आया ना तो इसके दिमाग में ये हो गया कि मैंने क्या करना है, जो ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसको बढ़ाना है, ठीक है, किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए लेकिन उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारी इसके दिमाग की उपज थी गोद निषेध प्रथा, ठीक है। चलिए, गोद निषेध प्रथा या नीति या हड़प नीति जिसको कह देते हैं, इसके अंतर्गत किन राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? तो देखिए ये 3 यहाँ नाम लिखे, लेकिन इसके अलावा भी थे। देखिए सतारा को जो है डलहौजी ने 1848 में मिला लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो जैतपुर है, जैतपुर और संभलपुर का नाम आता है, संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर को डलहौजी ने जो मिलाया है वो 1849 में मिलाया है, जबकि सतारा को कब मिलाया है? 1848 में, ठीक है। अगर हम बात करें झांसी की, ठीक है, झांसी को कब मिलाया है? झांसी को 1853 में मिलाया है। कहां पर मिलाया है? ब्रिटिश साम्राज्य में। अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर को मिलाया है 1854 में, ठीक है। और एक और था उदयपुर, ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, उदयपुर जो था इसको 1852 में मिलाया था ब्रिटिश जो है हड़प नीति के तहत। देखिए जैतपुर संबलपुर 1849, सतारा 1848, नागपुर जो है 1854, झांसी 53 और उदयपुर 1852। ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो गोद निषेध नीति के तहत जो है इनको मिलाया गया था। अगला है बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? यानी कि जो गोद लिया हुआ पुत्र था बाजीराव द्वितीय का, वो था नाना साहेब, ठीक है। ये जो नाना साहेब है इसकी जो है पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी थी। भाई आप तो क्या हो, दत्तक पुत्र हो, आप गोद लिए पुत्र हो, आप उनके बेटे तो हो नहीं, जिसकी वजह से हम क्या दें, आपको पैसे दें, आपको पेंशन दें। तो इस वजह से क्या हुआ, नाना साहेब जो है ये रूठ गए। साथ ही साथ जो भारत का शासक वर्ग था, कौन? भारत का शासक वर्ग। आपको पता है कि जो मराठा है उनकी कितनी चलती थी, ठीक है। तो शासक वर्ग था, वो शासक वर्ग क्या है, उनमें असंतोष की भावना पैदा हो गई, उनमें विद्रोह की भावना पैदा हो गई और ज्यादा मजबूत हो गई इस वजह से, नाना साहेब की पेंशन रोक देने की वजह से। आगे देखिए, कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत का विलय किया? देखिए सबसे मूर्खतापूर्ण काम जो किया है डलहौजी ने वो अवध को लेकर किया है। भाई सबसे ज्यादा अवध जो था किसका प्रिय था? अंग्रेजों का प्रिय था, अंग्रेजों को बहुत बढ़िया समझता था, ठीक है, कौन? अवध। और अंग्रेजों का स्वामी भक्त था अवध। लेकिन डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा दिया। भाई यहाँ तो क्या है, काम धंधा बढ़िया तरीके से चल नहीं रहा, यहाँ पर जो है आपकी रियासत में जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है। ये सारे आरोप लगाकर डलहौजी ने क्या किया, अवध को विलय करने की कोशिश की। साथ में दूसरी बात और भी थी कि नवाब जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो नवाब की जो पत्नी थी, ठीक है,
आगे हम उनकी बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। उनका जो बेटा था वो कैसा था, वो अल्पवयस्क था, और जो गद्दी है वहां पर कौन बैठ गई थी, नवाब की जो बीवी है वो शासन कर रही थी, शासन करने लगी थी, जिसकी वजह से डलहौजी जो है उन्होंने ये आरोप लगाया। लेकिन जो अवध की जनता थी वो इसके खिलाफ हो गई। ठीक है, क्यों? अवध की जनता नवाब की स्वामी भक्त थी, तो ये सारे जो है इसके खिलाफ हो गए, और सबसे ज्यादा टक्कर जो है दी है वो अवध ने ही इनको दी है। ठीक है, यहां पर बड़ी संख्या में क्या थे, बुद्धिजीवी थे, अधिकारी थे, सैनिक थे, वो बेरोजगार हो गए। क्यों भाई? अवध को तो कुशासन का आरोप लगाकर अपने अंदर हड़प लिया, लेकिन वहां के जो सैनिक थे बड़ी संख्या में उनको बेरोजगार कर दिया गया, उसकी सेना को तोड़ दिया गया। इस घटना के बाद जो अवध पहले तो ब्रिटिश शासन का वफादार हुआ करता था, अब क्या बन गया भाई? अब विद्रोही बन गया। ठीक है, चलिए, मुगल वंश के किस शासक के वंशजों को लाल किले में रहने पर रोक लगा दी गई? तो लाल किले में, लाल जो किला था वहां पर कौन रहते आ रहे थे? मुगल सत्ता रहती आ रही थी। अब कौन रह रहा था? बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय। जफर क्यों कहते हैं? जफर नाम से ये कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, तो जफर जो थे इनके वंशज थे, और इनको कह दिया गया था कि जब आपकी मृत्यु, क्योंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, बुजुर्ग हो गए थे, बहुत ज्यादा बूढ़े थे, तो इनको कहा था कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके जो वंशज हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो पोते पड़पोतरे हैं, उनको यहाँ पर रहने की आजादी नहीं दी जाएगी, आपको लाल किला खाली करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से भी क्या हो गया, एक तो शासक वर्ग जो था वो उनके खिलाफ हो गया, एक कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता थी वो किसकी स्वामी भक्त थी? मुगलों की स्वामी भक्त थी। बड़े समय से ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर रखा था मुगलों ने, लेकिन जैसा अंग्रेजों ने इनके साथ किया भारतीय जनता के साथ, उससे बढ़िया ही शासन रहा था किसका? मुगलों का। ठीक है, औरंगजेब को छोड़ के। तो ये भारतीय शासन, जो भारतीय जो जनता थी वो किसकी स्वामी भक्त थी? कहीं ना कहीं मुगल शासन की जो है स्वामी भक्त थी। वो चाहती थी कि मुगल सत्ता जो है वो बरकरार रहे और अंग्रेज यहां से चले जाएं। ठीक है, तो अब ऐसा किया गया कि लाल किले में आप रह नहीं सकते, तो क्या हुआ? भारतीय जनता भी इनके खिलाफ हो गई। 1857 की क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण कौन कौन से थे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि ईसाई धर्म अपनाने पर जो है अंग्रेजों ने ये कह दिया कि हिंदू जो है अगर वो ईसाई बन जाता है तो उनकी जो पूर्वजों की संपत्ति है उसका वो हकदार रहेगा। मतलब अगर वो ईसाई भी बन जाता है, अगर वो क्रिश्चियन बन जाता है, तो पूर्वजों की संपत्ति उसको मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि ईसाई जो मिशनरियां थी उनको पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट दे दी गई। ठीक है, जाओ सबको क्या बना दो? ईसाई बना दो। देखिए, पहले 1813 तक क्या स्थिति थी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जो ईसाई मिशनरियां हैं उनके ब्रिटिश प्रभुत्व वाले इलाकों में अपना प्रभुत्व जमाए, लेकिन उन्होंने अब 1813 के बाद इनको क्या दे दी? छूट दे दी। ठीक है, अब लोगों को क्या लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार क्या करना चाहती है? हमें क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। तो उनको ऐसा लगा कि हमारा जो धर्म है वो समाप्त करने की कगार में है, समाप्ति की कगार में हो जाएगा। ऐसे तो अगला कारण यह था कि सामाजिक कारण की सती प्रथा की समाप्ति कर दी इन्होंने और विधवा विवाह प्रारंभ कर दिया। कहीं ना कहीं ये चीजें तो अच्छी थी, लेकिन भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही जो कुप्रथाएं थी उनको समाप्त करने पर लोगों के मन में क्या पैदा हो गया? एक प्रकार का असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, ये जो विलियम बेंटिंग थे इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति कर दी। विधवा विवाह की समाप्ति जो किसने की है? लॉर्ड कैनिंग ने की है। देखिए, क्रांति जो होती है एक दिन में पैदा नहीं होती, इसके बहुत से कारण होते हैं, बहुत समय लगता है, एक विस्फोट होना होता है, एक शोषण जो होता है, जब शोषण की हद बढ़ जाती है तब विद्रोह जो है वो हमारे सामने आता है। ठीक है, तो एक दिन से क्रांति तो हुई नहीं है, इसके बहुत से कारण थे, बहुत टाइम लगा क्रांति होने में। ठीक है, तो ये सारे कारण थे। आगे देखिए, ये कौन से कारण थे? सामाजिक और आपके धार्मिक कारण। अब देखते हैं आर्थिक कारण कौन से थे 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। पहली बात की राजस्व संग्रहण के कड़े नियम और भारी टैक्स लगा दिया गया था। जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था डिटेल में, तो यहां पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, किसान और जो जमींदार वर्ग था उसमें असंतोष था। ठीक है, दोनों ही वर्ग, चाहे वो किसान हैं चाहे वो जमींदार हैं, दोनों ही क्या थे? ब्रिटिश सरकार की टैक्स की मांग को पूरा
नहीं कर पा रहे थे और जो साहूकार थे उनका कर्ज भी ये लोग चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, किसानों को अपनी पुश्तैनी जो जमीन थी वो बेचनी पड़ रही थी, साहूकारों को बेचनी पड़ रही थी। ठीक है, छोटी छोटी जो जमीनों के टुकड़े थे उनके पुश्तैनी वो भी इनको देने पड़ रहे थे। तो ठीक है, बड़ी संख्या में क्या हुआ, बड़ी संख्या में जो सिपाही वर्ग था वो भी इन किसानों से संबंध रखता था। क्यों भाई, सिपाहियों के माता पिता जो हैं, भाई बहन जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसानी का काम तो कर रहे हैं, खेत ही तो संभाल रहे हैं। ठीक है, किसान जो सिपाही थे कहीं ना कहीं इन किसानों से संबंध रखते थे, इसीलिए जो वो किसानों की जो पीड़ा थी उससे ये सिपाही वर्ग जो था वो प्रभावित हुआ, क्योंकि इनके परिवार के लोग थे वो आखिर क्या थे, इन सिपाहियों के परिवार के लोग आखिर किसान थे। ठीक है, तो ये राजस्व की मांग को दोनों वर्ग ही पूरा नहीं कर पा रहा था, ना ही किसान और ना ही जमींदार। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा। फिर देखिए अगला कारण क्या था, भारत का कपड़ा उद्योग समाप्त। देखिए इंग्लैंड में क्या हो गई थी उस टाइम पे, औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय जो बाजार था उसमें ब्रिटेन से निर्मित जो उत्पाद थे वो उससे सामान भर गया। देखिए अब ब्रिटेन सामान बना रहा है, बेचेगा कहां पर, उसका बाजार कहां है, भारत में। तो यहां से कच्चा माल लेकर गया ब्रिटेन में और ब्रिटेन से वापस भारत में आकर वो पका हुआ माल जो है, उसका जो सामान जो है, जो उसके उत्पाद है, कहां बेच दिए, भारत में, महंगे दामों पर बेच दिए। इससे क्या हुआ, भारत का जो स्थानीय कपड़ा उद्योग है वो तबाह हो गया। ठीक है, आगे देखिए भारत का हस्तशिल्प उद्योग तबाह। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों के मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट जो है वो बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते जो सामान थे उनका मुकाबला भारत का हस्तशिल्प उद्योग जो है वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो जिसकी वजह से हस्तशिल्प उद्योग जो है वो तबाह हो गया, क्योंकि लोग तो क्या है, लोग तो सस्ती चीज खरीदेंगे ना, तो जो मशीनों से सामान बन रहा है वो सस्ता बन रहा है। आगे देखिए भारत कच्ची सामग्री का क्या बन गया, सप्लायर बन गया, और ब्रिटेन में बने उस सामानों का क्या बन गया, उपभोक्ता बन गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे सभी बेरोजगार हो गए, इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो भर गया। ठीक है, अब देखिए सैन्य कारण क्या था, सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को नियुक्त किया जाता था। क्यों भाई, क्यों नियुक्त कर रहे हैं, हमें भी नियुक्त कीजिए, हम भी क्या कर रहे हैं, आपके गुलाम हैं, हम भी भारतीय सैनिक हैं, लेकिन वफादारी तो हम कर रहे हैं ना, तो हमें क्यों उच्च पदों पर नियुक्त नहीं होने दिया जा रहा। तो 1857 में के टाइम तक जो है भारतीय जो आपके सैनिक थे 87% जो 87% जो सैनिक थे, ठीक है, वो कौन थे, वो भारतीय थे। कौन थे वो भारतीय थे 87%। देखिए इतने ज्यादा फीसदी लोग सेना में थे, उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में बढ़िया नहीं माना जाता था फिर भी। ठीक है, और उनको ऊंचे पद जो है वो नहीं प्रदान किए जाते थे। यूरोपीय जो सिपाही होते थे उनके मुकाबले भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम दिया जाता था। देखिए एक तो उनको घरों से एक चीज, अगर इसका और इसका रैंक एक है, ठीक है, क्या है, रैंक एक है, सिपाही है ये भी और ये भी सिपाही हैं, लेकिन फिर भी इनको वेतन ज्यादा, इनको वेतन कम। क्यों, क्योंकि भाई वो तो अंग्रेज हैं, यूरोपीय हैं, और ये क्या है, भारतीय हैं, इनको क्या दिया जाए, वेतन कम दिया जाए। तो ये भी एक जो है नाराजगी थी भारतीय सैनिकों में। फिर भारतीय जो सैनिक थे उनको सूबेदार रैंक के ऊपर जो है उन्नति नहीं दी जाती थी, प्रोन्नति नहीं दी जाती थी। एक उनको घर से काफी दूर दूर सेवा देनी पड़ती थी। ठीक है, 1856 में क्या हुआ कि जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग, इस लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, नए नियम जारी कर दिए, जिसमें उसने कहा कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको भारत है उसके बाहर भी सेवा देनी पड़ेगी। ठीक है, बाहर से सेवा देनी पड़ेगी, यानी कि समुंदर पार करना पड़ेगा, और समुंदर पार करना जो है भारतीय लोगों की धार्मिक मान्यता के अनुसार जो है क्या था, वर्जित था।
ठीक है, इसलिए भी नाराजगी हो गई। फिर बंगाल आर्मी में अवध के उच्च समुदाय की भर्ती। देखिए जो बंगाल आर्मी थी वहां पर जो अवध को क्या किया था, हड़प नीति के तहत क्या कर लिया, ब्रिटिश शासन में मिला लिया, लेकिन जो उसके उच्च समुदाय के लोग थे थोड़े बहुत, उनको भर्ती कर लिया किस सेना में, बंगाल आर्मी में। ठीक है, अब इन लोगों की क्या है, धार्मिक मान्यता के अनुसार ये समुद्र पार नहीं कर सकते थे, इनके लिए वर्जित था क्योंकि ये ब्राह्मण थे या ऊंचे वर्गों के थे। अब इन लोगों को लगा कि कैनिंग क्या चाहता है, लॉर्ड कैनिंग इन्हें ईसाई बनाना चाहता है, ऐसा उनको लगा। अगला कारण, अवध के बेरोजगार सैनिक। देखिए अवध के विलय के बाद क्या हुआ, अवध के अधिकतर जो सिपाही थे, ठीक है, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के क्या बन गए, कट्टर दुश्मन बन गए। ठीक है, अगला कारण, प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजी सेना की हार। ठीक है, देखिए पहला जब अफगान युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ तो अंग्रेज जो है उसमें हार गए। जब अंग्रेज हार गए तो भारतीय सैनिकों को ऐसे लगा कि हम भी क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को हरा सकते हैं, इसीलिए उनके मन के अंदर जो है एक अच्छी भावना पैदा हो गई कि हम भी अंग्रेजों को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। आगे देखिए तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस। थोड़ी सी इसकी कहानी देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि एक छावनी थी जिसका नाम था डमडम, डमडम छावनी। ठीक है, डमडम छावनी का एक सुनसान स्थान था। एक व्यक्ति आता है एक सैनिक से पीने के लिए क्या मांगता है, पानी मांगता है, लेकिन वो सैनिक जो है पानी देने से इनकार कर देता है। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, ब्राह्मण जाति का होता है जिस सैनिक से पानी मांगा जाता है। तो जो दूसरा सैनिक होता है जो पानी मांग रहा होता है, इसको पानी ये वाला ब्राह्मण नहीं देता कि भाई तुम तो निम्न जाति के हो इसलिए मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। तो जो ये डमडम, ये जो व्यक्ति था जो पानी मांग रहा था, ये क्या काम करता था, डमडम की जो छावनी थी, ठीक है, वहां पर उस फैक्ट्री में काम करता था जहां पर कारतूस बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये कारतूस निर्माण की उसे अच्छी जानकारी थी। उस व्यक्ति को जिसने पानी मांगा था वो क्या करता है, वो व्यंग्य करता है और व्यंग्य करते हुए ब्राह्मण सैनिक से कहता है कि तुम्हारा जाति का जो दंभ है, ठीक है, जो तुम्हारा जाति का जो दंभ है या जो तुम्हारा घमंड है ना जाति का, वो शीघ्र ही क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज तुम्हारा क्या कर रहे हैं, अंग्रेज जिन कारतूसों को प्रयोग में लाने के लिए बना रहे हैं वो किससे निर्मित है, वो गाय और सुअर की चर्बी से निर्मित है। ठीक है, ये जब उसको पता लगता है सैनिक को तो ये बात आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि उसको ये बात सच्ची लगती है। और ये खबर कहां पर जो है पहुंच जाती है, बैरकपुर छावनी में पहुंच जाती है। ठीक है, और वहां पर जो है एक होती है, ये बैरकपुर छावनी में एक तो होती है 34वीं बटालियन, ठीक है, एक होती है 19वीं जो है रेजिमेंट। जब 19वीं रेजिमेंट के जो सैनिक होते हैं वो इन कारतूसों को प्रयोग में लाने से मना कर देते हैं। ठीक है, और क्या किया जाता है, 19वीं जो रेजिमेंट है उसको समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मंगल पांडे कौन सी छावनी का सैनिक था, थोड़ा सा गला खराब है देखिए मंगल पांडे जो था वो बैरकपुर छावनी जो है यहाँ का सैनिक था। और ये विद्रोह कब करता है, 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर देता है। देखिए मंगल पांडे जो था, ठीक है, वो 34वीं पूछा जाता है कई बार पेपरों में, तो 34वीं रेजिमेंट का सैनिक होता है जो अपने सार्जेंट को गोली मार देता है और अपने जो साथ के सैनिक होते हैं उनके धर्म की रक्षा के लिए उनको ललकारता है। ठीक है, 29 मार्च को तो ये इसकी हत्या करता है, ठीक है, अपने सार्जेंट की, और इसको फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल को। ठीक है, पूछा जाता है कब फांसी दी गई, 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और इसने विद्रोह कब किया था, 29 मार्च 1857 को किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरठ की छावनी की 34वीं बटालियन के 85 सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग से कब इनकार किया। देखिए कई जगह 24 अप्रैल भी लिखा हुआ है पर यह गलत प्रतीत होता है। 9 मई को
सही लग रहा है। 85 सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया, क्योंकि देखिए 9 मई को क्या हुआ, इन्होंने शाम को विद्रोह किया, 10 मई को ये निकल गए दिल्ली के लिए, और 12 मई को जाकर इन्होंने क्या किया, दिल्ली पर विद्रोह जो है वो कर दिया। तो ये 9 मई जो है ये सही है, ठीक है। तो 9 मई को देखिए यहां पर क्या था, यहां पर 90 सैनिक थे, 90 में से 5 सैनिक तो मान जाते हैं, 5 घुड़सवार होते हैं। ये क्या होते हैं, ये घुड़सवार होते हैं, घुड़सवार सैनिक। तो ये जो 5 होते हैं 90 में से, वो तो मान लेते हैं, बाकी ये जो 85 सैनिक होते हैं ये मना कर देते हैं, भाई हम नहीं यूज करेंगे इन कारतूसों को। तो उनको 10 साल सजा दे दी जाती है। अब देखिए कई जगह 5 साल की सजा लिखी है, कई जगह 9 साल की सजा लिखी है, हमें इतना कोई मतलब नहीं है, वैसे इसको 10 साल की भी सजा दी जाती है, ठीक है। इतना कोई डिटेल में नहीं पूछेगा। आगे देखिए, मंगल पांडे ने गोली किसको मारी थी, तो अंग्रेज अफसर था हियर से, अंग्रेज अफसर हियर से को इसने गोली मारी थी, ठीक है। चलिए, खुला विद्रोह कब हुआ, खुला विद्रोह का मतलब है कि जो भारत में जो क्रांति हुई है वो कितनी तारीख को हुई है, तो 10 मई को 1857 को क्रांति हुई है, शाम के 5 से 6 बजे के बीच में, और कहां पर, मेरठ छावनी में, ठीक है, मेरठ छावनी में। देखिए पहले क्या होता है कि जो 20वीं बटालियन होती है वहां पर विद्रोह फैलता है, फिर 3 LC, ठीक है, 3 LC बटालियन होती है, फिर उसमें विद्रोह फैल जाता है। और ये क्या करते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं और अपने अधिकारियों पर गोली चला देते हैं। और एक अफसर होता है, अंग्रेज अफसर, जिसका नाम होता है बाग। क्या नाम होता है, बाग। तो अफसर बाग को क्या करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जेल तोड़कर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कहां के लिए, दिल्ली के लिए, ठीक है, दिल्ली के लिए। कितनी तारीख को चलते हैं, 10 मई को निकलते हैं, 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं, और 12 मई को क्या करते हैं, ये दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्रांतिकारियों ने दिल्ली का सम्राट किसे घोषित किया, तो बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह द्वितीय को जो है क्रांतिकारियों ने, जो मेरठ के क्रांतिकारी चले थे, उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया बहादुर शाह जफर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब किया, तो 12 मई को तो क्रांतिकारियों ने क्या किया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और छुड़ाते छुड़ाते 21 सितंबर की डेट आ गई। 21 सितंबर को 1857 को पंजाब की जो सेना थी, पंजाब के जो सैनिक थे, उनकी सहायता से दिल्ली पर अधिकार किया जाता है। लेकिन यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी होता है जो काफी बहादुर होता है, जिसका नाम होता है जॉन निकलसन, ये मारा जाता है, ठीक है। चलिए, किस अंग्रेज अफसर ने धोखे से बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को और एक पोते अबू बकर को गोली मारी, लेफ्टिनेंट हडसन ने, ठीक है। एक तो इसका बेटा था जफर का मुगल, मिर्जा मुगल, एक था ख्वाजा सुल्तान और एक पोता था अबू बकर। इन तीनों को गोली मार देता है कौन, हडसन, ठीक है। कहां से गिरफ्तार किया जाता है, हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के मकबरे से जो कि दिल्ली में है, वहां से इनको गिरफ्तार किया जाता है। और किसके सामने गोली मार दी जाती है, बहादुर शाह जफर के सामने ही गोली मार दी जाती है। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 4 जून 1857 को लखनऊ में जो है विद्रोह की शुरुआत हुई। चलिए आगे देखें, बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था, तो बख्त खान जो था, ये जनरल बख्त खान बहादुर शाह जफर का सेनापति था। और जो दिल्ली विद्रोह हुआ था उसका जो सैन्य संगठन किया था वो किसने किया था, जनरल बख्त खान ने किया था। क्योंकि देखिए भाई, ये तो क्या है, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये दिशा निर्देश नहीं दे सकते। चलिए आगे देखिए, दिल्ली में विद्रोह कब होता है, 12 मई 1857 को होता है। और विद्रोह का दमन कौन करता है, निकलसन हडसन, और ये मारा जाता है, ठीक है। कानपुर में विद्रोह कब हुआ था, कानपुर में विद्रोह हुआ था 5 जून 1857 को, ठीक है।
5 जून 1857 को जो है कानपुर में विद्रोह होता है और कानपुर के नेता होते हैं नाना साहेब। नाना साहेब का जो नाम होता है, सही नाम, वो होता है धोंदू पंत। क्या होता है? धोंदू पंत। ठीक है। कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया? कॉलिन कैंपबेल ने। देखिए, कानपुर में विद्रोह 5 जून 1857 को होता है। नेता नाना साहेब हैं, धोंदू पंत, और विद्रोह का दमन जो करते हैं वो करते हैं कॉलिन कैंपबेल। ये बड़ा बहादुर है और कई विद्रोहों का जो है खात्मा यही करेगा। ठीक है, कॉलिन कैंपबेल। आगे देखिए, लखनऊ में 1857 की नेता कौन रही? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। और लखनऊ में जो क्रांति हुई है वो कब हुई है? 4 जून को हुई है, 4 जून 1857 को। लखनऊ में विद्रोह का दमन किसने किया? कॉलिन कैंपबेल, जिसने कानपुर का विद्रोह का भी दमन किया था, इसने लखनऊ के जो है विद्रोह का भी दमन किया। साथ में इसके मिल जाता है आउटड्रम। ठीक है। जगदीशपुर में विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए, कुंवर सिंह थे जगदीशपुर में। जगदीशपुर जो है बिहार का, ठीक है, बिहार का शाहाबाद जिला है। शाहाबाद जिले का जो है ये एरिया था जगदीशपुर। यहाँ के नेता थे कुंवर सिंह, और ये कितने साल के थे? 80 साल के थे। देखिए कितनी उम्र हो गई है, लेकिन इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को जगह जगह पर पराजित किया। ठीक है, ये एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया और अंत में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। बिहार के, अगर पूछे ना कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भाई यही कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में विद्रोह की शुरुआत कब होती है? 12 जून 1857 को होती है। जगदीशपुर में विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? विलियम टेलर। ठीक है, इन्होंने दमन किया था जगदीशपुर में विद्रोह का। झांसी में विद्रोह कब हुआ? 4 जून को हुआ। देखिए, लखनऊ में और झांसी में एक ही दिन विद्रोह की शुरुआत हुई, 1857 4 जून को। झांसी के नेता कौन थे? विद्रोह के तांत्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थे। तांत्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। झांसी के विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो थे जनरल ह्यूरोज थे, और ये काफी प्रभावित हुए थे लक्ष्मीबाई से। ठीक है, क्योंकि इनको लगा था कि ये एक इतने सारे जो क्रांतिकारी हैं उनमें अकेली जो महिला है टक्कर देने वाली हैं। ठीक है, अंग्रेजों को। आगे देखिए, फैजाबाद में विद्रोह कब होता है? फैजाबाद में विद्रोह होता है जून 1857 को। फैजाबाद कहां पड़ता है? तो यूपी का जो लखनऊ है, तो लखनऊ के नजदीक ही पड़ता है। कौन? फैजाबाद। फैजाबाद के नेता कौन थे? मोहम्मद अहमदुल्ला थे। ठीक है, और ये कौन थे? ये मौलवी थे, इनका नाम था मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला। फैजाबाद में विद्रोह का दमन करता कौन था? फैजाबाद में विद्रोह का जो दमन करता था वो था रेनॉल्ट पेन आता है ना, वही रेनॉल्ट फैजाबाद। ठीक है। बरेली में विद्रोह कब हुआ? बरेली में विद्रोह हुआ था जून में ही 1857 में, और नेता कौन थे? खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान। बरेली में विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल थे। ठीक है, बरेली में विद्रोह के जो दमनकर्ता थे वो कैंपबेल थे। एक हरियाणा में भी नाम याद रखिएगा, मुझे याद आ गया, तुलाराम। ठीक है, इसका नाम था राव तुलाराम। इन्होंने हरियाणा में जो है विद्रोह किया था। इलाहाबाद में विद्रोह के नेता कौन थे? लियाकत अली थे। इलाहाबाद में विद्रोह कब हुआ था? 6 जून 1857 को हुआ था। विद्रोह का दमन किसने किया था? इलाहाबाद में नील ने किया था, जनरल नील ने। लियाकत अली ने विद्रोह किया था, जनरल नील ने दमन किया था। बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता है? महक परी कहा जाता है। ठीक है, किसे? बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता है। जबकि महल परी से कौन जानी जाती हैं? लक्ष्मी बाई। ठीक है, लक्ष्मी बाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर ये झांसी की रानी बनती है, मतलब झांसी को संभालती हैं अपने अल्पवयस्क गोद लिए हुए पुत्र के साथ। आगे देखिए,
अच्छा, एक चीज और, लक्ष्मीबाई का अगर बचपन का नाम पूछा जाए तो बचपन का नाम था इनका मणिकर्णिका। फिल्म भी आई है तो आपको याद ही होगा, मणिकर्णिका। आगे देखिए, इन सोए हुए क्रांतिकारियों में यह औरत अकेली मर्द है, किसने कहा? अभी बताया ना, ह्यूरोज ने कहा लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 जून 1858 को। ठीक है, लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुई थी। बहादुर शाह जफर को 20 सितंबर 1857 को किसने गिरफ्तार किया? उसी हडसन ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, और हुमायूं के किले से गिरफ्तार किया गया था। फिर इनको कहां भेज दिया? रंगून भेज दिया। रंगून जो है बर्मा में पड़ता है, बर्मा का आजकल नाम क्या है? म्यांमार। ठीक है, और यहां पर 1862 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? जॉन सिले ने और लॉरेंस ने कहा। ठीक है, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी है? जॉन सिले और लॉरेंस ने। 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा? जेम्स आउट ने। ठीक है, एक नंबर का बेवकूफ है। सभ्यता कौन है? सभ्यता यानी कि अंग्रेज, और बर्बर कौन है? हम हिंदुस्तानी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा? जेम्स आउट ने। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में कहा है। ठीक है, बेगम हजरत महल के अल्प वयस्क पुत्र का नाम क्या था? बिरजिस कादिर। ठीक है, क्या नाम था? बिरजिस कादिर। तांत्या टोपे यानी कि रामचंद्र पांडुरंग को फांसी कब दी गई थी? अप्रैल 1859 को दी गई थी, ग्वालियर में। ठीक है, दरअसल क्या था, ग्वालियर का जो सिंधिया था उसका एक सामंत था जिसका नाम था मानसिंह। ठीक है, इस मानसिंह ने धोखे से तांत्या टोपे को पकड़वाया था और किसको सौंपा था? अंग्रेजों को। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या थे? देखिए, पहला कारण जो रहा है वो था प्रभावशाली संगठन का अभाव। देखिए, नियोजित नहीं थी, असंगठित थी, कोई इनकी योजना नहीं थी क्रांतिकारियों की। ठीक है, निश्चित कोई योजना न होने की वजह से, निश्चित संगठन न होने की वजह से ये सफलता को प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, सफलता को प्राप्त नहीं हुई। योग्य नेतृत्व का ना होना। देखिए, इन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया था? नेता बना दिया था, मेन। लेकिन इनकी एज ज्यादा होने की वजह से क्या है, इन्होंने विद्रोह को सही दिशा निर्देश जो है नहीं दिया। सीमित क्षेत्र में हुई थी। देखिए, बंगाल है, ठीक है, पंजाब है, उसके अलावा कश्मीर है, उड़ीसा है, दक्षिणी भारत है, यहां पर जो है क्रांति नहीं हुई। तो सीमित क्षेत्र में क्रांति हुई, इसलिए दबाना जो है इनके लिए आसान हो गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, सीमित साधन थे। देखिए, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन विद्रोहियों का जो तरीका था वो कैसा था? वो पारंपरिक तरीका था। साथ ही जो संचार व्यवस्था थी वो अंग्रेजों की कैसी थी? बड़ी मजबूत थी, पर्याप्त संचार साधन थे, लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके पास ऐसी कोई सुविधा जो है नहीं थी। देसी राजा, उन्होंने किसको प्रतीक बनाया था? कमल को प्रतीक बनाया था, चपाती को, रोटी को जो है प्रतीक बनाया था। तो इनके पास कोई वो नहीं था। देसी राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना। देखिए, सबसे बेवकूफी वाला काम किया देसी राजाओं ने, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक तो थे कश्मीर के राजा, कौन? राजा गुलाब सिंह डोगरा। ठीक है, इनका एक सिंधिया का मंत्री था, ठीक है, जिसका नाम था दिनकर राव। सिंधिया का मंत्री दिनकर राव। हैदराबाद का वजीर था सर सालार जंग, ये कहां का था? हैदराबाद का वजीर था। ठीक है, भोपाल की बेगम थी, उसने भी साथ नहीं दिया। नेपाल का जो आपके मंत्री था, ठीक है, जंग बहादुर राणा, इन सब ने किसका साथ दिया? कहीं ना कहीं अंग्रेजों का साथ दिया, जो ये क्रांति थी इसको दबाने में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है विफलता हमें हाथ लगी।
निश्चित उद्देश्य का अभाव था। ठीक है, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, सभी अपने अपने लिए लड़ रहे थे। ठीक है, अपनी अपनी अवध अपने लिए लड़ रहा था, झांसी अपने लिए कर रही थी। ठीक है, जो मुगल थे वो अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि सभी जो है अपने अपने उद्देश्यों के साथ लड़ रहे थे। एक अगर निश्चित उद्देश्य होता तो शायद ये सफल भी हो जाते। अंग्रेजों के पास कुशल नेतृत्व था। इनके पास कौन थे भाई? निकलसन था, ठीक है, आउटड्रम था, और सबसे बहादुर कैंपबेल। तो ये जो थे ये सेनापति अंग्रेजों के पास थे, जो बड़े ही क्या थे? सूझवान थे। इनका नेतृत्व तो बड़ा बढ़िया था। मध्यम वर्ग का हिस्सा न लेना। देखिए, मध्यम वर्ग यानी कि जो शिक्षित वर्ग था पूरी तरह से उदासीन था। किसके प्रति? इसके क्रांति के प्रति तटस्थ रहा। ठीक है, तटस्थ रहा। ठीक है, देखिए व्यापारियों ने, शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में क्या किया? सभाएं की और अंग्रेजों की सफलता के लिए क्या की? प्रार्थनाएं की। देखिए कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं किसके लिए? कलकत्ता में, बंबई में सभा आयोजित करके ये अंग्रेजों की लिए दुआएं कर रहे हैं। अगर ये वर्ग, कौन सा वर्ग? अगर ये जो मध्यम वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, ये लेखों के द्वारा, भाषणों के द्वारा अगर लोगों में उत्साह का संचार करता तो शायद इस क्रांति का जो परिणाम था कुछ और होता। ठीक है, विद्रोह के परिणाम क्या निकले? थोड़े से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त किया गया। ठीक है, किसके द्वारा समाप्त किया गया? 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पारित किया और इनके प्रभाव को समाप्त किया। भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई। भारतीय, देखिए अब जो है सत्ता जो थी किसके हाथ में आ गई? विक्टोरिया के हाथ में आ गई, महारानी विक्टोरिया के हाथ में। ठीक है, भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था 1858 के अधिनियम के तहत की गई। इसकी सहायता के लिए ये जो भारतीय राज्य सचिव था, इसके लिए 15 जो सदस्य हैं उसकी टीम बना दी गई भारत का शासन चलाने के लिए। ठीक है, जिसमें से 8 की नियुक्ति जो है वो तो सरकार करेगी, ब्रिटिश सरकार, और बाकी जो 7 हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? कोर्ट ऑफ हाई रेक्ट्स करेंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ हाई रेक्ट्स ये करेंगे। आगे देखिए, भारत परिषद या इंडिया काउंसिलिंग का गठन कब किया गया? 1858 में किया गया, और गोद लेने की जो स्वीकृति थी वो दे दी गई, और जमींदारों का जो है, जमींदारों को भी आजादी दे दी गई कि अब आपको कोई भी आपकी जमीन से जो है, पैतृक से जमीन से हटाएगा नहीं। ठीक है, ईस्ट इंडिया गोद निषेध नीति या हड़प नीति कब समाप्त की गई? ये भी 1858 में इसी कानून के तहत की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता किसके हाथ में चली गई? तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई, क्योंकि यही जो है मेन वजह थी। कौन सी? आपके गोद निषेध वाली। तो उसको हटा दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में जो है सत्ता ले ली। आगे देखिए, सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो एक पील कमीशन जो है गठित किया गया, और इसमें यूरोपीय और जो भारतीयों का अनुपात रखा गया वो 1:2 रखा गया। मतलब भारतीय एक है, जो यूरोपीय है वो 1 है, तो भारतीय 2। तो इस प्रकार से एक निश्चित अनुपात रखा गया, और साथ में ही जमींदारों को बनाए रखने की नीति अपनाई गई, क्योंकि जो पहले पुराने जमींदार होते थे उनको हटाकर नए जमींदार रखे गए थे, तो वो नीति जो है अब त्याग दी गई। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और चपाती। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टर्न था। इसका पूरा नाम जो था वो था वैकोंट पाल्मस्टर्न। ठीक है, एक तो 1855 से लेकर 1858 तक इसने गद्दी संभाली है, उसके बाद ही 1859 से लेकर 65 तक जो है प्रधानमंत्री रहा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के दिल्ली विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने किया। बख्त खान कौन था? बहादुर शाह जफर का सेनापति। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी। ये जो है बाद में प्रधानमंत्री बने थे 1868 में, और उसके बाद 1874 से लेकर और 1880 तक ये प्रधानमंत्री रहे। तो पहले तो 1 साल के लिए रहे, फिर
इस टाइम में रहे, ठीक है। तो बेंजामिन डिज़ायरी जो है इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी 1857 के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह को सामंती विद्रोह किसने कहा है? सामंती विद्रोह कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 की क्रांति का मेन जो मुख्य तत्व जो था वो क्या था? हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ लड़े थे, इसीलिए जब पील आयोग गठित हो गया और बाद में जब सत्ता हाथ में आ गई किसके? विक्टोरिया के, तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इस एकता को तोड़ने का ही आगे जाकर काम किया। वीर सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके अंतर्गत इन्होंने उससे पहले संग्राम की जो है पहले स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल कौन भागा था? तो नाना साहेब भागे थे, हजरत महल और खान बहादुर खान। 1857 में जातीय आधार पर अंग्रेजों का सहयोग किसने दिया था? तो जो सिख थे, ठीक है, सिखों ने तो दिल्ली पर अधिकार वापस इनको दिलाया था। गोरखा, पठान, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। पंजाब में तो वैसे भी क्रांति नहीं हुई थी। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है इस पुस्तक के लेखक। तो इस प्रकार से आज हमने 76 जो प्रश्न है वो देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज 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 अपने मित्रों में शेयर जरूर किया करें, ठीक है। धन्यवाद।